जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सब जी अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र है जी। अल्लाह ताला आप शुक्र कैसे हैं? रखें। जी मैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर आपने नंबर नहीं पढ़ा है। क्यों बढ़ाऊं बेटा? आपके नंबर क्यों मैं बढ़ाऊं? बताएं जरा मुझे। आपने को मुझे खुश किया है सर, है? क्या वजह क्या है मैं नंबर बढ़ा दूं आपके? अभी आप लोगों ने अपनी कमिटमेंट पूरी की है कोई? पहले देख तो लें आपके मार्क्स हैं कितने, बाकी बातें बाद में करेंगे हम। जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही मेरी? जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको साहब? जी आप लोगों की आवाज ना असल में कट रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी यार, ये यहाँ पे ना नेटवर्क का काफी इशू है, जिसकी वजह से मैं टाइम से पहले भी आता हूँ तो ये कनेक्शन के अंदर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी बा, बाकी मैं जगह चेंज करता हूँ, एक सेकंड दें जरा मुझे, शायद कुछ बेहतर हो जाए उसकी वजह से। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। अच्छा जी बच्चों, कुछ बेहतर हुआ? आपको आवाज ठीक आ रही है बेटा मेरा? बेटा मैसेज कर दे मुझे, आपकी आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है। मैसेज करें बेटा। अच्छा शामिर, आ रही है ठीक बेटा? अच्छा, इसका मतलब है मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है। आपकी पहले भी ठीक आ रही थी, ठीक हो गया, ठीक हो गया ज़ारा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी बात है। अबैद ने जो अफ्तारी की, हमने उसकी तस्वीरें देखी, वेरी गुड वर्क अबैद। और दूसरी चीज़ें, मैंने आप लोगों के मार्क्स अपलोड कर दिए हैं जो कि आप लोगों ने सिक्योर किए थे, ठीक है? और मैं चाह रहा था कि आप लोग पहले वो मार्क्स अपने देख लें, ठीक है? तो उसके बाद जो आप लोगों की आगे की प्रोग्रेस होगी उसके हिसाब से मैंने आपसे कहा था कि आप लोग मेरे से वादा करें तो हम इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर वादा किया है, तो मैं चाह रहा था पहले आप अपने मार्क्स जो आप लोगों ने ओरिजिनली सिक्योर किए हैं आप वो देख लें, बाकी काम जो है वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है जी? तो उसके मुतालिक मेरी कमिटमेंट है, आप लोगों भी अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे और मैं भी फिर अपनी कमिटमेंट उसी हिसाब से पूरी कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है जी? लेकिन अभी मैं बैठा ही था तो टाइम हो गया क्लास का, काफ़ी देर से जो है हमारा क्या कहते हैं, मार्क्स का इशू बड़ा बड़ा क्या नाम है, ऊपर से लॉगिन का इशू बना हुआ था, लेकिन अब वो सॉल्व हो गया है। तो इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स आपने असाइनमेंट्स और क्विज़ेस में लिए हैं, मैं वो भी आप अभी क्लास के बाद ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी? तो आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझसे पूछ लें, ताकि फिर हम जब ये क्वेश्चन जो चैप्टर क्लास स्टार्ट करें तब हम लोग इजीली इसको जो है वो फॉलो करें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन बेटा? बेटा लिख के करें मुनीब, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी आवाज़, लिख के करें। जी फयाज। अच्छा बेटा, मुझे आप लोगों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दोबारा से मीटिंग छोड़ के दोबारा से लॉगिन करता हूँ, आप लोग यहीं पे रहें, ठीक है जी? और
इसको कैसे करेंगे जी? नहीं, ये इस पे नहीं होगी, मीटिंग इधर नहीं होगी। हाँ वो चैट पे कर लें बेटा, मैसेज चैट पे कर लें। मिड्स का सिलेबस जो है वो फाइनल में नहीं होगा। फाइनल का सिलेबस जो है वो आगे के आपके 3 चैप्टर हैं, हम फाइनल के सिलेबस में उसी को रखेंगे और फाइनल में वही आएंगे, और आप वो भी कवर कर लें ना तो बड़ी ज़बरदस्त आपकी जो है ना अचीवमेंट होगी। तो जो मिड का सिलेबस है वो मिड से पहले तक था, और मिड के बाद वाला सिलेबस मिड के बाद में, ठीक है जी। दूसरी चीज़ कि ये मैंने मार्क्स जो हैं वो उनको कुछ नहीं किया, पहले आप बेटा अपने देख तो लें कि मार्क्स आपके हैं कितने। मेल करें अगर आवाज़ नहीं सही, नहीं बेटा कोई बात नहीं, नेट को ऑफ करके ऑन करूँ तो हाँ ये हो सकता है, मैं नेट को ऑफ करके ऑन करता हूँ तो ये ना हो कि ये सेशन ही जो है वो ख़त्म हो जाए। ऐसी एबिलिटी जी। जी अब कुछ बेहतर हुआ जी स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यानी जी बोलिएगा, क्या बोले आप? चलें जी, मुझे तो आवाज़ आपकी नहीं आ रही, आप मैसेज ही कर दें, ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है साफ, तो मैं फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, और ये मैसेजेस की आपकी विंडो जो है वो मैं खोल के रखता हूँ, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसको फिर आंसर इजीली कर दूँ, ठीक है? तो बेटा इधर उधर नहीं होना, इधर उधर अगर हो गए तो हम लोगों का जो है ना काम खराब है। अब जो नया चैप्टर है आपका, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आप अपने मिड के मार्क्स देख लीजिएगा, और इंशाल्लाह 1:30 बजे तक जो है आपके मिड से पहले की जो तमाम असेसमेंट्स हैं वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा आई एम गोइंग टू गिव यू अ चांस, अगर किसी को लगता है कि उसके मिड में मार्क्स कम आए हैं या मिड के अंदर मार्क्स उसके सही नहीं लगे, तो वो मुझे फिर आफ्टर 6 o'clock, आफ्टर 6 o'clock वो मुझे मैसेज करे, और फिर एक दफ़ा मैं उसके मार्क्स को गो थ्रू दोबारा से कर लूँगा, उसका पेपर भी गो थ्रू दोबारा कर लूँगा, ताकि उसके साथ मैं उसको बता भी दूँगा कि उसके क्वेश्चन के अंदर क्या-क्या गलतियाँ थी, कौन-कौन से क्वेश्चन में उसने कितने-कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं, ठीक है? बट दैट विल बी ऑन योर व्हाट्सएप, ठीक है बच्चे? और नेक्स्ट चैप्टर अब हमने स्टार्ट करना है जी। नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ ऑल अबाउट रिसीवेबल्स, ठीक है जी। चैप्टर नंबर दैट इज चैप्टर नंबर 9, आई थिंक ये चैप्टर नंबर 9 ही है ये। एक दो जी, दिस इज अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स। अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स का मतलब क्या है? रिसीवेबल्स हमें पता है कि जो पैसे हमने लोगों से लेने हैं, और ये 9 2 खुल गया है, 9 की 9 का 1 खोलना है जी हमने। मुनीब बेटा प्लीज आप मैसेज लिख के करें, मुझे आवाज नहीं आ रही, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स की बात करते हैं कि सबसे पहले हमने इस चीज को रियलाइज करना है कि रिसीवेबल्स भी जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उनको किस तरीके से वैल्यू किया जाता है, उनकी कैटेगरीज क्या हैं, हमने सबसे पहले उसको असेस करना है। अच्छा, थोड़ी सी थ्योरी मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके साथ ही फिर हम जो है वो क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, और हम लोग इसकी असेस जो हमारी एंट्रीज हैं हमने वो सीखनी है कि वो क्या है। आपकी जो
ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिखे हुए हैं जी। हमने अकाउंट के हमने समझना है कि कंपनीज अपने अकाउंट रिसीवेबल्स या रिसीवेबल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, कंपनी अपने रिसीवेबल्स को कैसे वैल्यू करती है और उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करती है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो रिसीवेबल्स की है दैट इज नोट्स रिसीवेबल, उसको कैसे जो कंपनी है रियलाइज करती है, और उसके बाद उसकी वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है। अब हमारे सामने आपके ये 3 ग्रिड्स नज़र आ रही हैं। इसमें हमें क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अकाउंट रिसीवेबल या रिसीवेबल्स की टाइप जो हैं वो 3 टाइप्स की हैं। पहली जो मेजर टाइप है वो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल कहलाते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल वो रिसीवेबल्स हैं जो कि अगर हम किसी को सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे तब हमारे जो रिसीवेबल्स बनते हैं दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। हमारा बेसिक मकसद जो कारोबार करने का है वो पैसा कमाना है, और उसी के अंदर हम सेल करते हैं गुड्स को या अपनी सर्विसेज को। तो ऐसे रिसीवेबल जो कि हमारी गुड्स या सर्विसेज को सेल करके अराइज हों वो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल आते हैं। ठीक है जी। सेकंड कैटेगरी है नोट्स रिसीवेबल की। नोट्स रिसीवेबल जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इसके अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का जो है आंसर आ जाता है। हालांकि अगर हम देखें तो अकाउंट रिसीवेबल के अंदर जो है वो इंटरेस्ट का फैक्टर नहीं आता। रिटर्न प्रोमिसेस फॉर अमाउंट्स टू बी रिसीव्ड, किसी ने आपसे वादा किया है कि आपको ये थोड़े अरसे के बाद ये पेमेंट कर देगा, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उसने आपसे चीज ली होगी, या आपसे उसने पैसे उधार लिए होंगे, या आपकी उसने सर्विसेज तो अगर करेगा तब वो अकाउंट रिसीव बन जाएगा। तो ये सिंपली ये डिफरेंट सिनेरियो है जो कि आपकी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा है। तो अगर आपसे उधार लेगा तो आपको नोट्स रिसीवेबल वो देगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट भी देगा। फिर इसके अलावा थर्ड कैटेगरी है अदर रिसीवेबल्स की। इसमें अगर आपके कोई एम्प्लॉय है उसने आपसे लोन लिया है, ठीक है जी, और उसके अलावा आपने कोई नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स हैं सच एज इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद कोई इनकम टैक्स के हैं रिसीवेबल्स, आपके रिटर्न्स के रिसीवेबल्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें इसकी अदर रिसीवेबल्स में आ जाएंगी। अच्छा जी, तमाम कंपनीज के जो है वो रिसीवेबल्स जो है वो हमेशा मौजूद होते हैं। ये बैलेंस शीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स की देखें तो डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट नेचर है, जिसकी वजह से उनका जो रिसीवेबल्स है वो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है और रिसीवेबल का सेक्शन छोटा भी हो सकता है। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपके करंट एसेट्स का एक हिस्सा होता है। तो फोर्ड मोटर कंपनी के 43% है रिसीवेबल्स, और अगर देखा जाए तो इंटेल कॉर्पोरेशन के 3.9% जो है वो रिसीवेबल्स मार्केट में हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसीवेबल के अंदर सबसे पहले वी विल हमने ये रियलाइज कर लिया है कि अकाउंट रिसीवेबल क्या चीज़ है। उसके बाद हम सेकंड चीज़ देखेंगे कि हमने इसकी वैल्यूएशन करनी है रिसीवेबल्स की, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और जब हमने उस रिसीवेबल को ख़त्म करना है तो उसको हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप को। फर्स्ट टाइप जो है ना वो अकाउंट रिसीवेबल्स कहलाती है रिसीवेबल्स की। इसमें अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं या आपने कोई मर्चेंडाइज सेल की है तो अब आप उसको जो है वो अकाउंट रिसीवेबल कंसिडर करेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले हमारे सामने जो चीज़ नज़र आ रही है, तो एग्जांपल हमारी ये सामने है जी। मैं अब आपको एग्जांपल जी क्लियर कट है जी, एग्जांपल आपके सामने। और मैं अब रिसीवेबल्स के हिसाब से आपकी एंट्रीज को स्टार्ट करता हूँ। ये रिसीवेबल्स वाली एंट्री आप पहले भी कर चुके हैं, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप कहें जी वाह सर ने हमें पता नहीं क्या पढ़ा दिया है और हमें कोई समझ नहीं आ रही। तो आप इस चीज़ को देखिएगा, रिसीवेबल्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो रिकग्नाइजिंग करते करते हमने इसकी तमाम एंट्रीज जो है कैलकुलेशन वाली वो भी हमने कर देनी है। अब वो कैसे करेंगे जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, assume that Jordache Company on July 1st, 2017 sells merchandise on account to Polo Company। ये लें जी, जॉर्डैश कंपनी ने सामान बेचा है पोलो कंपनी को, जे सेल्स टू पी। ठीक है जी। तो अब
जे ने सेल किया है तो रिसीवेबल किसके लिए बनेंगे, जे के लिए ही बनेंगे। तो टर्म्स हमारे सामने है, कंपनी फॉर 1000 के प्रोडक्ट्स हैं, 2/10 और n/30 की टर्म्स हैं। और ये टर्म्स तो हमें अब अजबर याद हो चुकी हैं, 2/10 और n/30 का मतलब क्या है कि 10 दिन में दिया तो 2% की डिस्काउंट होगी, और लेकिन पेमेंट इन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर करनी है। प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। लें जी, अब इसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्डिंग के लिए आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होती है, वो आपने सिंपली क्या करेंगे जी, अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल इज योर एसेट, एसेट में इंक्रीज हो रहा है। जब आपने कोई प्रोडक्ट अपनी सेल की है तो सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। सेल्स रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट होती है, और ये रेवेन्यू नेचर जो है, जब रेवेन्यू बढ़ता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो आपने सेल की है प्रोडक्ट कितने की, 1000 रुपीज की या $1000 की, तो 1000 आपने अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि पैसे नहीं मिले, अगर कैश मिल जाता तो आप उसको अकाउंट रिसीवेबल की जगह पे लिख देते। लेकिन अब आपने जब इसको सेल किया है तो आपने क्रेडिट पे किया है, तो दैट मींस अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे जो है वो रियलाइज हो जाएंगे। मींस कि अब आपने अकाउंट रिसीवेबल ने यहाँ पे जन्म लिया है। तो अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स रेवेन्यू यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री ये हमने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल के सिनेरियो में हमने पास कर दी। ठीक है जी। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या कहता है। ऑन 5th ये पहली एंट्री थी हमारी कब की, जुलाई 1st की। जुलाई 1st की एंट्री थी। सेकंड है जी जुलाई 5th की। ऑन 5th जुलाई पोलो रिटर्न्स मर्चेंडाइज वर्थ 100। ठीक है जी। 5th ऑफ जुलाई को एंट्री हो रही है जी नाब रिटर्न्स की। तो हमें याद है कि अगर हम कोई सेल्स करते हैं तो सेल्स की जो हमें रिटर्न आती है उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, आसान है ना बेटा। और टू अकाउंट्स रिसीवेबल हम कर देंगे पोलो कंपनी को, हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। तो ये कितने की रिटर्न आई है, वो $100 की रिटर्न आई है। तो ऑब्वियसली अब हमें पता चल गया है कि $1000 की सेल हुई थी, 100 की रिटर्न आ गई, तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल अब हमारे 900 के रह गए हैं। आगे वो कहता है जी ऑन जुलाई 11 जॉर्डैश रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम पोलो कंपनी फॉर द बैलेंस ड्यू। अब बैलेंस ड्यू क्या है, अब वो जुलाई 11 की बात कर रहा है। 11 जुलाई को 10 दिन पूरे हो जाते हैं। जी हाँ जी, 10वां दिन ये 11 जुलाई को पूरा होता है। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट इसको हम फिर लाजमी देंगे। अब डिस्काउंट जब देंगे तो ऑब्वियसली कैसे देंगे, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा पोलो कंपनी वाला क्रेडिट हो रहा है। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी, और ये मैंने किया जी, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, और इसकी जगह पे हमें कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। और ऑब्वियसली डिस्काउंट जो हम देंगे वो हमारा एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। अब हमारी टोटल ट्रांजैक्शन कितने की होगी, ये 1000 इज इक्वल टू 1000 माइनस 100, ये टोटल ट्रांजैक्शन होगी हमारी 900 की। ऑब्वियसली अब इसने कितना परसेंट डिस्काउंट लिया है, उसने 2% डिस्काउंट लिया है, तो 2% डिस्काउंट निकालेंगे हम। तो 2% डिस्काउंट बनता है जी इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो ये बन गया जी 18 रुपए का। अब 900 में से 18 माइनस करेंगे तो 882 की अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। तो डेबिट हो गया 882 और 18, और क्रेडिट हो गया जी 900। ठीक हो गया जी। तो ये अमाउंट जो है वो हमारी डेबिट और क्रेडिट की होगी। ये था जी, आपने रिकग्नाइज किया अकाउंट रिसीवेबल को, और फिर आपने उसको पे ऑफ कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे आपने उसको पे ऑफ किया। अब ये एक छोटी सी एग्जांपल हमारे सामने है। विल्टन सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू बेट्स फॉर 50,000, टर्म्स 3/15, नेट 45। On May 4th, Bates returned merchandise worth a sale price of 2000.
ठीक है जी, 4 तारीख को उसने 2000 रुपए का सामान वापस किया, तो नेट रिसीवेबल्स कितने हो गए? 50,000 माइनस 2000, वो रह गए 48,000 के। ऑन May 16 विल्टन रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम बेट्स फॉर द बैलेंस ड्यू। 16 तारीख को उसकी पेमेंट आ गई। इसका मतलब क्या है? ओहो हो, हमने बड़े गौर से टर्म्स को देखा, हमें पता चला 3/15 थी, ये 15वें दिन ही उसने पेमेंट की है। इसका मतलब ऐसे हम निकालेंगे कि हम इसको डिस्काउंट देने के मजाज है, हमने अब इसको डिस्काउंट देना है और उसका डिस्काउंट अवेल कर लिया उसने। अगर ये May 17 हो जाता तो उसको डिस्काउंट हम ना देते, क्योंकि 3/15 है, तो अब इसको 3% डिस्काउंट मिलेगी 48,000 के ऊपर। जब इसने सेल की थी, विल्टन सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू बेट्स को की थी, तो अकाउंट रिसीवेबल आगे बेट्स लिखेंगे और टू सेल्स रेवेन्यू हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री रिटर्न्स की डालेंगे। रिटर्न की जब एंट्री डालेंगे तो हम सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे और टू बेट्स यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल हमने क्रेडिट कर दें। अब थर्ड है हमारी 48,000 की पेमेंट रिसीव की, तो अकाउंट रिसीवेबल क्योंकि हमारे पास से खत्म हो रहा है, जा रहा है और हमारा नील हो रहा है बैलेंस उसका, तो जब आपका एसेट माइनस होगा तो वो डिक्रीज होगा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल हम कर देंगे क्रेडिट 48,000 से, और डेबिट में जितना हमारे पास कैश रिसीव होगा और जितनी हमने डिस्काउंट देंगे हम उसको, वो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमने इसकी एंट्रीज कंप्लीट करनी है। आगे चलते हैं जी। ये था जी अकाउंट रिसीवेबल्स को वैल्यू करना। अब वैल्यूएशन देखते हैं कि वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है अकाउंट्स रिसीवेबल की। याद रखिएगा कि अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो आपकी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर जो है हम मेंशन करते हैं जी। बिल्कुल, ये बेटा चैप्टर 5 की तरह ही है, इसको आगे देखें, उसकी एक्सटेंशन है ये। तो अकाउंट रिसीवेबल हम कहाँ लिखते हैं? अकाउंट रिसीवेबल हम लिखते हैं करंट एसेट्स के अंदर। और अगर कोई अकाउंट रिसीवेबल्स को अगर क्या उसके अंदर हमारे कोई बैड डेट्स हो जाते हैं तो वो हम माइनस करते हैं और उसको हम एक्सपेंस के अंदर भी ट्रीट करते हैं, और हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर उसको मेंशन करते हैं। वैल्यूएशन कैश रियलाइजेबल वैल्यू है। कैश रियलाइजेबल वैल्यू क्या है कि आपके जितने भी जो अकाउंट रिसीवेबल हैं, आप उनसे कितने पैसे जो है वो रिसीव कर सकते हैं। ठीक है जी, कैश रियलाइजेबल वैल्यू वो अमाउंट है जो कि आप उसमें से रिसीव कर सकते हैं। यू विल समटाइम्स सी बैड डेट एक्सपेंस कॉल्ड अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस। बैड डेट्स का नाम जो है वो यहाँ पे अनकोलेक्टेबल अलाउंस का रख दिया गया है। अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब ये है कि वो बैड डेट्स हैं जो कि पैसे देने से इनकार कर देते हैं लोग और कहते हैं जी हमने आपके पैसे नहीं देने, या बैंक करप्ट हो गए, या आपके पैसे मार्केट में मर जाते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं कि कंपनीज एक अलाउंस क्रिएट कर लेती हैं या एक परसेंटेज रख लेती हैं कि इतनी सेल का इतने परसेंट जो है वो हमारे बैड डेट्स होंगे ही होंगे। आगे चलें जी, आगे आ जाते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, कंपनीज रिकॉर्ड क्रेडिट लॉसेस एज डेबिट टू पेइंग बैड डेट्स एक्सपेंस। ठीक है जी, बैड डेट्स एक्सपेंस में इसको डेबिट कर दिया जाता है। दो तरीके थे जी बैड डेट्स को देखने के और अकाउंट रिसीवेबल को वैल्यू करने के। एक डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड था और एक अलाउंस मेथड था। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड जो है वो पुराना हो चुका है, इसके अंदर बड़े ड्रॉबैक्स थे, और उस ड्रॉबैक्स में ये था कि सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि मैचिंग नहीं हो पाती थी। आप के पिछले साल के रिसीवेबल्स हैं तो आपने इस साल उसको राइट ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब ये होता था कि इस साल आपको लॉस हो गया, हालांकि वो लॉस आपको पिछले साल में सफर करना चाहिए था। रिसीवेबल्स नॉट स्टेटेड एट कैश रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि रिसीवेबल्स को आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं लिख पाते थे। नॉट एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी ये चीज जो थी वो सही नहीं थी। डायरेक्ट राइट ऑफ में आपको पता चला जनाब ये हमारे बैड डेट्स हो गए, आप उसको डायरेक्टली उसी टाइम पे जब भी आपको पता चला, एक साल बाद पता चला है
या उसी साल जिस साल आपने सेल किया उसी साल पता चल गया तो फिर तो ठीक है, लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर पता चला या उससे नेक्स्ट ईयर पता चला तो तब आप उसको राइट ऑफ करते थे। लेकिन इसमें मामला जो है वो लंबे चलते थे। अब जो मेथड आजकल इस्तेमाल हो रहा है वो दैट इज अलाउंस मेथड। इसमें क्या होता है कि हर साल एक परसेंटेज जो है वो अलाउंस क्रिएट कर दिया जाता है, और कि कितने परसेंट आपके बैड डेट्स हो सकते हैं इस साल के अंदर, और उसको फिर डिडक्ट कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है जी, बेटर मैचिंग हो जाती है कि किसी साल का लॉस है तो उसी साल के अंदर रियलाइज कर देते हैं उस लॉस को, और उसी साल में आप उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। सेकंड क्या होता है कि जी कैश रियलाइजेबल वैल्यू जो आपकी एक्यूरेट निकल आती है। फिर ये नई जो गैप की रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी पूरी हो जाती है। अब अगर इसके हम देखें कि इसके टी अकाउंट्स कैसे बनते हैं, तो टी अकाउंट्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नजर आ रहा है जी अकाउंट्स रिसीवेबल का टी अकाउंट। टी अकाउंट मींस के ये लेजर अकाउंट है। सेकंड उसके बाद हमें नजर आ रहा है अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का। ठीक है जी, याद रखिएगा अकाउंट रिसीवेबल का जो नेचर है वो एसेट की नेचर है, और एसेट की नेचर डेबिट की है। गैप का मतलब होता है जी बेटा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये आपकी अकाउंटिंग वन के अंदर स्टार्ट के अंदर ही आपको पढ़ाए गए थे। छोटे छोटे से कुछ असूल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए जब भी आपने अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस करनी है या रिकॉर्डिंग आपने कुछ करनी है। अब ये देख लें जी कि अकाउंट रिसीवेबल आपका बिगनिंग का बैलेंस नजर आएगा आपको डेबिट साइड पे। फिर आप देख रहे हैं कि अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का जो बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट नेचर का है, यानी कि ये अकाउंट असल में आपके अकाउंट रिसीवेबल्स को कम करता है। ठीक है जी, ये अकाउंट रिसीवेबल्स को आपके कम करेगा। तो ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, और क्रेडिट के अंदर इसकी जो है बिगनिंग इन्वेंट्री आपको नजर आएगी। देखें जी, अगर आप नेट रिसीवेबल्स यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल में से आप डाउटफुल अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स को लेस करेंगे तो आपके पास 475 की अमाउंट आ जाएगी। आप आगे चलते हैं, ये दो अकाउंट्स हैं, ये आपको टी अकाउंट्स की शक्ल नजर आ गई है। इसके अंदर हम आगे चल के कुछ एंट्रीज भी करेंगे, तो इस टाइम पे इसको सिर्फ आपने एज अ रेफरेंस लेना है, और हम आगे चल के इसकी एक जो है एंट्रीज करेंगे। अब ये देखें जी, ये बैलेंस शीट के अंदर हमें अकाउंट रिसीवेबल का एरिया दिखाया जा रहा है। इसमें जो रेड पोर्शन है अकाउंट रिसीवेबल, उसमें से लेस किए जा रहे हैं अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, और ये हमारा 475 का जो नेट बैलेंस है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 475, वो यहाँ पे लिखी जा रही है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है जी, अकाउंट रिसीवेबल ये दो तरीके हैं, दूसरा जो मेथड है हमने सिंपली एक लाइन के अंदर ही इसको मेंशन कर दिया। अब आगे आते हैं, जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल, वैल्यूएशन कर रहे हैं हम अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री हमने पास की, और हमारा जो पिछला बैलेंस खड़ा हुआ था अकाउंट रिसीवेबल का वो 500 था, और अलाउंसेस का जो हमने बैलेंस निकाला हुआ है वो 25 का था। अब आगे चलते हैं, जब सेल कंप्लीट की है तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे इंक्रीज किए हैं, तो डेबिट साइड पे हम सेल को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्या करेंगे हम, डेबिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर मेंशन कर देंगे। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स का हमें बताया जाएगा कि कितने परसेंट हमने अलाउंस का लेना है, लेकिन अभी सिंपली सेल की है तो अकाउंट रिसीवेबल का जो है वो बैलेंस बढ़ गया। अब अगली बात क्या करता है, कलेक्टेड 333 ऑन अकाउंट, आपने 333 रुपए जो है वो कलेक्ट कर लिए हैं, मीन्स के अकाउंट रिसीवेबल में आपके कमी वाकया होगी। ये 333 आपने अकाउंट रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे मेंशन करने हैं। आपने कलेक्ट कर लिए 333, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, वो बनती है जी कैश अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल्स। क्या बनेगी, कैश अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट होगा क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहा है, और नेट अमाउंट जो आपकी है वो आ जाएगी 267, यानी कि 600 में से आप 333 निकालेंगे तो 267 आपके अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस है। इसको अगर आप इस तरीके से समझना चाहें
तो भाई आपने मुख्तलिफ लोगों से 600 रुपया लेना था, उन 600 रुपये में से आपने कलेक्शन के लिए अपना बंदा भेजा तो कुछ पैसे रिकवर हो गए। उन बंदों में से कुछ लोगों ने अपना पूरा पूरा उधार दे दिया और कुछ लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे दे दिए, तो टोटल जो अमाउंट आपकी रिकवर हुई वो 333 रुपये थी। और अब आपने लोगों से कितने पैसे लेने हैं? अब ऑब्वियसली आप 600 रुपये में से 333 माइनस कर देंगे, तो आपने 267 रुपीज जो है वो मार्केट से वापस लेने हैं। ठीक है जी, पहले 600 लेने थे, अब 267 लेने हैं। जो रकम आपने रिसीव कर ली, क्या वो हम दोबारा रिसीव करेंगे? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम वो रकम दोबारा से रिसीव नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है नई रकम जो हम रहती है रकम, हम सिर्फ वो लेंगे। अब यहाँ पे वो कहता है जी कि एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ऑफ 15 डॉलर्स फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स। अब ये आपने आइडिया लगाया कि अंदाजन आपके $15 जो हैं वो बैड डेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? बैड डेट्स हो जाएंगे $15 आपके। अब आपको परेशान होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिंपल जो आपने एंट्री यहाँ पे पास करनी है, एंट्री जो आपने पास करनी है वो क्या करनी है? बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अब कितने से करेंगे हम? ये 15 से हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। ये जनरल एंट्रीज हैं, ये ग्रिड आप अपने पास बना लें। ये 30 एंट्रीज हैं, चौथी एंट्री जो है वो ये हमारे सामने है। ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री, ये थर्ड एंट्री और ये हमारे पास फोर्थ एंट्री है। फोर्थ एंट्री में हमने किया क्या है कि जब भी अगर आपने बैड डेट्स का अलाउंस क्रिएट किया है तो आपने बैड डेट्स एक्सपेंस को डेबिट करना है और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स को क्रेडिट करना है। याद रखिएगा, हमने इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया था कि अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का जो नेचर है वो क्रेडिट साइड पे हमें नजर आता है और ये अकाउंट रिसीवेबल में से हम माइनस करते हैं। अगर इसका नेचर डेबिट होगा तो ऑब्वियसली फिर अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ऐड होगा, तो वो तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ऐसा काम नहीं हो सकता, क्योंकि अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट से डाउटफुल डेट्स आपके अकाउंट रिसीवेबल्स को कम कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कम कर रहे होते हैं। अब हम क्या करेंगे जी? यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। अब बिगनिंग इन्वेंट्री हमारे पास बिगनिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे पास 25 था। इसके अंदर हम एडिशन करेंगे 15 15 को हमने यहाँ पे ऐड करना है, तो ये टोटल 15 प्लस 25 जो है वो मिलके 40 बन जाएगा। ये 40 जो बन गया, अब 40 ये हमारा एस्टिमेटेड जो है वो अलाउंस और डाउटफुल अकाउंट्स किया टोटल आया। आगे चलते हैं, देखते हैं। वो कहता है जी नेक्स्ट आपने क्या करना है? राइट ऑफ अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स। आपने क्या करना है कि राइट ऑफ करना है। ये यहाँ पे हमने बैड डेट्स को रियलाइज किया, बैड डेट्स रियलाइज्ड। और नेक्स्ट आपने क्या करना है जी के राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ अनकोलेक्टेबल या बैड डेट्स को हमने राइट ऑफ करना है। जब राइट ऑफ करेंगे तो याद रखिएगा एंट्री क्या होने वाली है। पहले हमने बैड डेट्स क्रिएट किए थे, बैड डेट्स को ट्रांसफर किया था अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स को। अब हमने अलाउंसेस को जो ट्रांसफर कर दिया था बैलेंस, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करना है और क्रेडिट कर देंगे हम अकाउंट्स रिसीवेबल को। ठीक है जी। और ये कितनी अमाउंट है? ये अमाउंट है जी 10 की और ये अमाउंट है जी 10 की। ठीक है जी। अब इसकी एंट्री हम देख रहे हैं कि अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो डेबिट हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो रहा है। अब ये एंट्री हमने लेजर अकाउंट्स में डाल देनी है। लेजर अकाउंट्स में कैसे डालेंगे कि हमें नजर आता है कि हमने अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स 10 से डेबिट किए हैं, तो हम यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल्स 10 रुपीज, तो ये नेट बैलेंस इसका 30 का आ जाएगा। और जहां पे हमें नजर आ रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल का भी अकाउंट हमने बनाया हुआ है,
तो ये $10 जो है वो हम लिख देंगे किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। ये 333 के साथ हम 10 को ऐड करेंगे, 343 हो जाएगा, और जो नेट बैलेंस है यहाँ पे 257 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम उसको देख लेते हैं जी कि हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या बनी है। ओके, लें जी, ये देखें जी 257 आ गया नेट बैलेंस, और यहाँ पे 30 का बैलेंस आ गया। अब अगर इसकी अगर हम देखते हैं तो करंट एसेट्स में से कैश, और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स नेट ऑफ 30 अलाउंसेस। अकाउंट रिसीवेबल हमारे कितने थे, 257, और जब हमने उसमें से 30 माइनस किए तो फिर हमारे पास बैलेंस आ गया 227। ये थी जी आपकी वैल्यूएशन, वैल्यूएशन अकाउंट रिसीवेबल्स की। और डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड अगर हम करते हैं तो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल्स की। ये सीधी सीधी एंट्रीज हैं कि अगर कोई बैड डेट हुआ तो यहाँ पे हम इसका अलाउंस नहीं बनाएंगे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बैड डेट अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल्स की एंट्री कर देंगे। एज्यूम दैट वार्डन कंपनी राइट्स ऑफ M.E. Dorrance 200 balance as uncollectibles on December 12th. Warden entry is बैड डेट्स को डेबिट किया, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट है, और ऑब्वियसली ये एक्सपेंस है, हमारा लॉस है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। और अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमने पैसे लेने थे उसको हम फिर कम कर देंगे 200 से। तो ये एंट्री हमने पास करनी है, और इसको मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ। इन केस ऑफ डायरेक्ट राइट ऑफ, ये आपका अलाउंस मेथड है, और नीचे जो मेथड है वो आपका डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड है। इन केस ऑफ डायरेक्ट राइट ऑफ बैड डेट्स टू अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है जी, ये एंट्री हम पास करेंगे 200 बाय 200। तो आज हमारा पोर्शन जो है वो बैड डेट्स का तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया। अलाउंसेस मेथड फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, ठीक है जी, उसमें फिर कंपनी एस्टिमेट अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल्स, बैड डेट एक्सपेंस एंड क्रेडिट अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स, ये अभी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है जी, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ये हमने 25 स्लाइड्स चैप्टर 9.1 की हमने कर ली हैं, और 9.2 को हम स्टार्ट करते हैं जी। 9.2 को, ये थ्योरी वाला जो काम है ना, ये मैं बड़ी जल्दी गुजारूंगा, और हम इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है जी। अलाउंसेस फॉर, ये मैंने अभी आपको करवा दिया, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल्स, देखिए जी, हैम्पटन फर्नीचर हैज क्रेडिट सेल ऑफ 1,20,000, 12 लाख की सेल है, सॉरी। अच्छा जी, हैमसन फर्नीचर हैज क्रेडिट सेल ऑफ 1,200,000 in 2017, of which 200,000 remains uncollected at December 31st। याद रखिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करनी है। वो बता रहा है कि 12 लाख की इस बंदे ने सेल की है, हैमसन फर्नीचर वालों ने, उसमें से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, उसमें से सिर्फ 2 लाख रुपए जो हैं वो अनकलेक्टेड है इस टाइम पे। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 लाख रुपया। अनकलेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि आपके अनकलेक्टेबल्स बन गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक 2 लाख रुपया कलेक्ट नहीं किया, यानी कि 2 लाख रुपया अब आपने रिसीव करना है। The credit manager estimates that 12,000 of these sale will prove uncollectibles। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये अब आपकी जो टोटल है इसको कंप्लीट करती है। क्या कह रहा है वो कि 12,000 की जो आपकी सेल है उसको ये समझ रहा है कि ये हमें पैसे नहीं मिले, ठीक है जी। फिर अब हम क्या एंट्री करेंगे, हमें एंट्री की जरूरत ये है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को देखना है कि
हम अलाउंसेस मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब अलाउंसेस मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो पहले हमने बैड डेट को ट्रांसफर करना है अनकलेक्टेबल अकाउंट में। ठीक है जी, अनकलेक्टेबल अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया। सिंपली बैड डेट अकाउंट टू अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स को हमने एंट्री हमने ये वाली पास करनी है। क्या करनी है? ये एंट्री हमने पास करनी है। अब आप कहेंगे सर ये एंट्री कहाँ से आ रही है? तो बेटा मैंने आपके सामने ये जबरदस्त सी ग्रिड बना दी है। जब आपने सेल करनी है कोई प्रोडक्ट तो आपकी एंट्रीज ये होंगी। ठीक है जी। जब आपने अलाउंसेस मेथड इस्तेमाल करना है तो आपकी ये दो एंट्रीज इस्तेमाल होंगी। कैसे? कि आपने एक दफ़ा अलाउंस क्रिएट किया, अलाउंस में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद उसको राइट ऑफ कर दिया। तीसरा केस ये है कि आपने बैड डेट्स को राइट ऑफ किया है और इन केस ऑफ राइट ऑफ डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, डायरेक्ट राइट ऑफ कह रहा हूँ मैं, अलाउंसेस मेथड हमने इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड इस्तेमाल किया, तो हमारी ये एंट्री हमने पास करनी है। अब ये 3 टाइप की एंट्रीज आपके सामने हैं और इसी टाइप में अगर हम देखें तो ये हमें पता चलता है कि ये अनकलेक्टेबल्स की बात कर रहा है, तो ये अलाउंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो बैड डेट अकाउंट, बैड डेट एक्सपेंस को हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में हमने ट्रांसफर कर दिया। ये सिंपल एंट्री करेंगे और उसके बाद जब हम आएंगे अपनी बैलेंस शीट की तरफ तो हम 200,000 में से माइनस कर देंगे 12,000 और 1,88,000 हमारे पास यहाँ पे मेंशन होगा। दैट इज आवर कैश रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है जी, अलाउंसेस मेथड हमारे सामने आ गया। अब ये एक रिकॉर्डिंग राइट ऑफ एन अनकलेक्टेबल अकाउंट। मैं आप आज जाके कोशिश करूंगा कि कुछ सवाल आपको रेफर कर दूं जो कि आप लोग अपनी ये छुट्टियों में कर लें और आपकी अकाउंट रिसीवेबल्स जो अब तक हमने किया है उसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो जब आपकी छुट्टियां कंप्लीट होंगी तो हम तब उसके बाद हम इसको देख लेंगे। अलाउंसेस मेथड, रिकॉर्डिंग राइट ऑफ एन अनकलेक्टेबल अकाउंट। ठीक है जी, सेकंड एंट्री हमने पास करनी है कि जनाब द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस ऑफ हैम्सन फर्नीचर ऑन March 1st 2018 ऑथराइज अ राइट ऑफ द 500 बैलेंस ओड बाय RA वेयरहाउस। वो कहता है जी कि इसको राइट ऑफ कर दें। तो राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास क्या एंट्री थी अलाउंसेस के अंदर? ये एंट्री थी अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल। हमने सिंपली क्या किया, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स टू अकाउंट रिसीवेबल्स RA वेयरहाउस। ठीक है जी, आगे हमने नाम लिख दिया और ये हमारी एंट्री जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई। वो कोई मुश्किल काम, ये कोई मुश्किल है? वही एंट्रीज हैं, वही हमने ठग करके यहाँ पे डाल दी, अमाउंट्स हमने चेंज कर दी। ये हमने काम किया अभी तक, इससे ज्यादा कोई काम तो नहीं किया हमने। सिंपली 6 एंट्रीज हमने देखी हैं। कितनी? 1 2 3 4 5 और 6, 6 एंट्रीज हैं। उसको हमने समझना है कि कौन सी एंट्री हमने कहाँ लगानी है। ये डायरेक्ट राइट ऑफ की मेथड की एंट्री है। ये पहले उससे पहले हमने देखा है अलाउंसेस क्रिएट करना है। अलाउंस को जब राइट ऑफ करना है तो किस तरीके से करना है। उससे पहले हमने देखा है कि अकाउंट रिसीवेबल्स जब जनरेट होते हैं तो वो किस तरीके से जनरेट होते हैं, उसमें से रिटर्न कैसे माइनस होती है, और अगर डायरेक्टली अगर वो पे ऑफ हो जाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है। ये हमने जो है वो 5 या 6 चीज़ें जो है वो सीख ली हैं। अब हमारे सामने ये नज़र आ रही चीज़ें एंट्रीज और सॉरी कंट्रोल, ये देखें जी, इसको मैं सेट कर रहा हूँ ताकि हमारी कोई भी मामला खराब ना हो। ये एंट्री है जी, वो कहता है कि रिकवरी ऑफ एन अनकलेक्टेबल अकाउंट हो जाती है। रिकवरी का मतलब क्या है कि भाई आपने राइट ऑफ कर दिया एक मेथड, एक अकाउंट रिसीवेबल को, यार ये पैसे मेरे मर गए हैं, अब ये मुझे रिसीव नहीं होंगे। तो अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि अल्लाह ताला उस बंदे के जहन में रहम डाल देता है और वो आपके पैसे दे जाता है। अब वो पैसे दे जाता है, आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, यार आप तो ईदी मिल गई आप। अब क्या करना है उसका एंट्री का? वो 500 रुपया तो आप राइट ऑफ कर चुके हैं, उसका अकाउंट आप खत्म कर चुके हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
जो हमने पहले एंट्री पास की थी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। हमने पहले एंट्री पास की थी अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स टू अकाउंट्स रिसीवेबल आर ए वेयर हाउस। ये देखें जी, ये एंट्री हमने पास की है कहाँ पे, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स टू अकाउंट्स रिसीवेबल। ये हमने जब राइट ऑफ किया था, जब राइट ऑफ किया था तब ये एंट्री पास की थी। अब इसका रिवर्सल करना है, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। ये हमने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है जी, राइट ऑफ जब कलेक्ट हो जाता है तब हमारी ये एंट्री होती है। और ऑब्वियसली ये एंट्री क्यों पास हो रही है, क्योंकि हम वी आर रिसीविंग कैश। जब हमें कैश रिसीव होगा तो कैश को डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल जो है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसको भी मैं आपके लिए सेपरेटली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, रिकवरी ऑफ अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स, रिकवरी ऑफ uncollectible accounts need reversal of right of entry। ठीक है जी, वो हम रिवर्सल करते हैं जी, अकाउंट्स रिसीवेबल टू क्या करेंगे, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, ये रिवर्सल हो गया। और उसके बाद कैश अकाउंट टू क्या एंट्री करेंगे हम, कैश रिसीव हो गया टू अकाउंट रिसीवेबल, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। तो ये दो एंट्रीज हम इस सिनेरियो के अंदर पास ऑन करेंगे। अब जी आपकी मैं ले लेता हूँ अटेंडेंस, और अटेंडेंस के बाद फिर कोई सवाल है बेटा अभी तक तो पूछ लें बेटा। जी बच्चों, जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन? जी बेटा बोल के चेक करें, शायद बेहतर हो गई हो। नो सर, ठीक है जी, क्वेश्चन कोई नहीं है तो डोंट वरी। और लेट मी टेक योर अटेंडेंस प्लीज।
अच्छा जी, नाम सुन लें, जो जो स्टूडेंट्स क्लास से एब्सेंट हैं उनके नाम सुन लें जरा। मोहम्मद हमाद अनवर एब्सेंट है, मोहम्मद अरहम एब्सेंट है, इफ्तिखार अख्तर एब्सेंट है, हमाद हसनात एब्सेंट है, फैजान हसन एब्सेंट है और बिस्मा अली एब्सेंट है। ठीक है जी। अब्दुल रहमान भी एब्सेंट है, इसके अलावा अब्दुल रहमान एब्सेंट है। अब्दुल रहमान, बिस्मा अली, फैजान हसन, हमाद हसनात, इफ्तिखार अख्तर, मोहम्मद अरहम, मोहम्मद हमाद अनवर। जी बेटा, कैसे है बेटा, मैसेज करें। फयाजुल हसन मौजूद है क्लास में, फैजान हसन जो है वो एब्सेंट है। फैजान हसन नहीं है बेटा क्लास में। अच्छा, आ गया। ओके, फैजान हसन है। और कौन है? मैसेज करें बेटा, मैसेज करें, मैसेज टाइप करें, आवाज नहीं आ रही। बेटा मैसेज करें, आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद मोहसिन अली प्रेजेंट है। बेटा मैसेज करें लिख के। शोवेज अमीन भी प्रेजेंट है, शमीर रजा भी प्रेजेंट है। बेटा मैं कह रहा हूँ चैट में लिखें बेटा, आपको क्या समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की बेटा। मुझे प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें, मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैसेज करें लिख के मैसेज करें। लिख के मैसेज करें। जी मोहम्मद उमर भी एक प्रेजेंट है, मुझे पता है जी मोहम्मद उमर प्रेजेंट है। आपके एब्सेंट लोग हैं मोहम्मद हमाद अनवर, मोहम्मद अरहम, इफ्तिखार अख्तर, हमाद हसनात और बिस्मा अली। 5 लोग आपके एब्सेंट हैं। इसके अलावा अब्दुल रहमान भी एब्सेंट है। 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग आपके एब्सेंट हैं। जी जी बेटा, लीव कर लें, थैंक यू वेरी मच। 6 लोग आप लोगों के एब्सेंट हैं, बाकी सब प्रेजेंट हैं।